हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो और कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, बिल्कुल जैसे भी हो। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लास्ट वाले में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर जो कि साझेदारी वाला था, आधारभूत अवधारणा है, वो मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो उसको जा करके तुम लोग पहले चेक कर लेना। वहाँ से सब कुछ एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया हुआ है। वो पूरा का पूरा जो भी वीडियो दिया हुआ है उसको सीरियल वाइज पूरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आपको जा करके एक एक वीडियो देखना, सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुनर्गठन का। पुनर्गठन मतलब क्या? कुछ आइडिया नहीं है तो हम हैं। पुनर्गठन का मतलब दोबारा से गठन। एक ना वो सीरियल आता था क्या, पुनर्विवाह, बड़ा ज़बरदस्त था वो। मैं उस सीरियल का मतलब पता है क्या था? दोबारा से विवाह। वैसे ही यहाँ पर भी पुनर्गठन का मतलब दोबारा से गठन। जैसा पहले था वैसा अब नहीं रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस कैसे कैसे आते हैं यहाँ पे वो तुमको मैं बता दूँ पहले तो देखो, सबसे पहला लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। सबसे पहले तो ये जानते होगे ना कि लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है। पहला वाला चैप्टर पढ़े हो तो वहाँ से पता चल गया होगा कि लाभ विभाजन अनुपात एक ऐसा अनुपात जिसमें पार्टनर अपने लाभों तथा हानियों को बांटते हैं। अगर कोई दो पार्टनर है और दोनों बराबर के अगर पार्टनर है, मान लेते हैं पार्टनरशिप में दोनों बराबर की हिस्सेदारी हुए तो कहीं ना कहीं इनका अनुपात एक संबंध एक होगा। तो ये इनका अनुपात है। अगर इसमें कोई चेंजेस आया, ये पहले पता है, ये जो एक संबंध एक दिया इसमें हर एक चीज़ को बांटा जाएगा। इनका जो भी लाभ होगा, जो भी हानि होगा, या फिर जो अदर चीज़ें एग्री होंगे उन सब, वो सभी कुछ को बांटा जाएगा। लेकिन अगर फर्म का पुनर्गठन करना हो, बाय द वे तुमने इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया, एक संबंध एक पहले था, अब चाहते हो कि नहीं भाई बराबर बराबर नहीं बटेगा। अगर ऐसे में देखो ना, तो अगर मान लेते हैं 50,000 रुपये का अगर प्रॉफिट होगा तो एक को मिलेगा 25,000, एक को मिलेगा 25,000। ठीक है, अब ये सोचते हैं कि नहीं ये बहुत हो गया लोचा, अब इतना लोचा हमको नहीं सहना है, एक काम को डायरेक्टली अब दो संबंध एक के अनुपात में सब कुछ बटेगा। एक संबंध एक पहले था, अब दो संबंध एक के अनुपात में बटेगा। तो ऐसे पहले तो इनको 25-25 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? एक को मिलेगा 40,000 और एक को मिलेगा 10,000। देखो पहले जैसा एग्रीमेंट था इन लोगों का कि एक संबंध एक में बटा जाएगा, अब ऐसा नहीं है। अब दो संबंध एक हो गए, तो अगर दो संबंध एक हो गया इसका मतलब क्या हुआ? इनका फर्म का फिर से पुनर्गठन हुआ, क्योंकि पुनर्गठन का मतलब यही हुआ कि चेंजेस। और पहले इन लोगों ने 1:1 में बांटना स्टार्ट किया था और अब बांट रहे कि में दो संबंध एक में। तो अगर इसमें चेंज आया तो फर्म का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, दूसरी बात कहा गया भाई, नए साझेदार के प्रवेश पर। अगर कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, अच्छा प्रवेश क्यों करा जाता है? खून की कमी के कारण, दिल में नहीं कहीं और, मतलब बिजनेस की बात की जा रही है। खून की कमी के कारण लवेरिया जो कि हो जाला वो कोनो और लोगों के प्रवेश कराता है। लेकिन अगर बिजनेस में खून की कमी हो जाए तो किसको प्रवेश कराएगा? पार्टनर को। देखो कितना हंस रहा ठीक है, तो पार्टनर को प्रवेश कराते हैं। और पार्टनर अगर हमारे यहाँ आएगा, मान लो ये दो पार्टनर थे पहले से और एक बंदा और आ रहा है, तो अगर एक और आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा इसको भी दिया जाएगा। जब कुछ हिस्सा इसको और दिया जाएगा तो यहाँ पे 3 पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर 3 हिस्सा। तो कहीं ना कहीं जो पहले से अनुपात दिया होगा वो नहीं रहेगा, कुछ चेंजेस आएंगे। और चेंजेस आया तो कहीं ना कहीं फर्म का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु, यहाँ पर आगे लगा दें कुछ भी, मतलब किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु होने पर, अगर कोई साझेदार बाय द वे टपक गया या फिर कोई साझेदार हमारे यहाँ छोड़ कर जाना चाहता है, यहाँ पे 3 थे, एक को हटा देते हैं यहाँ से, रास्ता दिखाओ, जाओ भाई। अभी जा रहा है, अगर ये जाएगा तो मतलब इसका हिस्सा भी चला जाएगा, और हिस्सा चला गया तो बिजनेस में फिर से चेंजेस आएंगे। और चेंज आया तो फर्म का पुनर्गठन हो गया। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारे इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है वो नए साझेदार का प्रवेश, कि भाई नया साझेदार प्रवेश क्यों करता है, और अगर कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो रीज़न क्या होता है, और उसके साथ साथ कौन कौन से अकाउंटिंग का क्रियाक्रम किया जाता है, तगड़म किया जाता है, कौन से ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, वो हमको देखना है इस चैप्टर में पूरा का पूरा। तो पहले स्टार्ट करते हैं नए साझेदार के प्रवेश पर लेखांकन की समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं अगर कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो सबसे पहला जो समस्या होता है, फर्म का नया लाभ अनुपात निकालना और त्याग अनुपात निकालना। भाई तुम हमारे यहाँ आए तो तुमको कोई हिस्सा दिया जाएगा। अब तुमको अगर हिस्सा दिया जाएगा तो हम लोग का हिस्सा कम होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1:1 में बांट रहे थे, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब यहाँ एक पार्टनर और आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको भी कुछ हिस्सा मिलेगा।
तो अगर इसको हिस्सा मिलेगा तो कहीं ना कहीं कोई अनुपात नया वाला बनेगा तब तो मिलेगा, तो उस अनुपात को हम निकालते हैं। ये तो मैंने एक हिस्सा से जोड़ दिया हुआ है, बट इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके आगे मैं बताऊंगा, वीडियो पहले एक्सप्लेन ये करने दो मुझे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ख्याति का लेखांकन तथा मूल्यांकन होगा इसके आगे भी। तो अगर दूसरी बात करूँ मैं कि भाई कोई नया वाला पार्टनर आ रहा है तो उस टाइम और कौन सी लेखांकन की समस्याएं होती है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर कोई नया वाला पार्टनर आया तो कहीं ना कहीं वो इस बात को तुम लोग लेकर के खुद झगड़ा कर, तुम, मुझे पता है तुम लोग खुद बहुत ज़्यादा तेज हो, तुम लोग चालाक हो, बिल्कुल भाई बिल्कुल चालाक हो। क्या लगता है तुम लोग मिल करके बिजनेस चला रहे हो, दो पार्टनर हो जो दोनों लोग साथ में बैठ के वीडियो देख रहे हो ना, तुम दो पार्टनर हो यहाँ पर और दोनों मिलकर बिजनेस चला रहे हो। तब तक तीसरा वाला भी आया और कह रहा है कि मुझे अपने पार्टनरशिप में ले लो, तो तुम क्या करोगे? ठीक है भाई आ जाओ, हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं, हम लोग को तो पहले ही चाहते थे कि कोई आ जाए, तो तीसरे को पार्टनर तो बना लोगे। लेकिन ये बताओ तुम दोनों ये बात नहीं कहोगे कि अच्छा देख तू आ रहा है तो ठीक है, आएगा तो अपने हिस्से की पूंजी भी देगा, मुझे कैपिटल लगा देगा, वो भी बढ़िया बात है। लेकिन जब हम लोगों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो 3 साल तक बहुत गजब का मेहनत किया था। 3 साल में हम लोग सही से सो नहीं पाए, सही से प्रॉफिट कमा नहीं पाए। जब तुम सो रहे थे तो हम इधर एंजॉय नहीं, काम कर रहे थे। हाँ मतलब काम कर रहे थे, काम काम ही होता है। तो वे भी काम कर रहे हैं और काम करने के बाद तो अपना नाम बनाए हैं, तब जाकर के बिजनेस चला। अगर तुम अकेले यहाँ पे तुम हो और तुम अकेले ही बिजनेस अगर चलाना स्टार्ट करते हो तो क्या लगता है तुमको पहले दिन से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्या? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। अबे एक जूता सिलने वाला अगर बंदा होगा ना, तो जूता सिलने वाला बंदा भी एक दिन में उतना प्रॉफिट नहीं कमाएगा, या फिर एक दिन में उसके पास उतने ग्राहक नहीं आ पाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि अभी तक उस जूता सिलने वाले को कोई जानता नहीं है, उसकी ख्याति फैली नहीं हुई है। ख्याति में नाम कोई जानता नहीं है ना, तो जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक उसके पास आएगा नहीं, और जब उसके पास आएगा तो कमाएगा नहीं, सिंपल सा फंडा। तो बिल्कुल वैसे ये सब इससे कहेंगे कि अगर तुम कहीं और बिजनेस करना स्टार्ट करते तो एक दिन में तुमको प्रॉफिट मिलना नहीं स्टार्ट होता। लेकिन क्योंकि तुम हमारे पास आए हो तो हम लोगों ने पहले से अपना नाम बना चुका है, और इस उद्देश्य से तुमको भी प्रॉफिट मिलेगा आज से। तो अब ये कहेगा हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम लोग पहले से अपना नाम बनाए हुए ताकि तब जाकर के मुझे आज ये प्रॉफिट मिलेगा, मैं आऊँगा तुरंत। तो नहीं तो अगर मैं भी तुम लोग के साथ पहले लगा होता तो कम से कम 3 साल मुझे भी झेलना पड़ता, साथ में प्रॉफिट कमाते फिर। तो कहेगा क्या करे इसके लिए? तो ये दोनों कहेंगे ठीक कुछ करना मत, बस एक काम करो, हमें जितना हमारा नाम फैला हुआ है उसको हम पूरा वैल्यूएट कर लेते हैं, यानी सबके पूरा गुणा गणित कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं कितना का हमारा नाम फैला हुआ है, कितना हमारा ख्याति है, उसमें कुछ हिस्सा तुम मुझे दे दो, हमारे नाम बनाने का हिस्सा दे दो मुझे। देखो बिजनेस की पॉइंट सोचेगा, भला करे हुए ना हुआ, बिजनेस करे हुए तो बिजनेस की पॉइंट सोचना है तुमको कि तुम आज आ रहे तो प्रॉफिट आज से ही कमा रहे हो। अगर आज से कमाओगे तो सबसे पहले क्यों कमा रहे हो तुम? क्योंकि हम लोगों ने अपना नाम बनाया हुआ है। तो हम अपना नाम बनाए हुए इसलिए हमको उसका कुछ अमाउंट चाहिए, समझ नहीं बात? तो ये कहेगा ठीक है भाई ले लो, लेकिन कितना देंगे, कितना? तो कहीं ना कहीं वैल्यूएट करना पड़ेगा ना, मूल्यांकन करना पड़ेगा। मूल्यांकन करोगे यानी कि उसको नापोगे, तौलोगे, देखोगे, जो भी तुम्हारा होगा नापने तौलने वाला, डिंग डोंग वाला, तो उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बात तो कही गई, ख्याति के लेखांकन। अच्छा मूल्यांकन मतलब छोड़ दिया, मूल्यांकन लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ख्याति को पहले मूल्यांकन किया जाएगा, फिर उसका लिखा जाएगा पुस्तकों में कि हाँ एंकर हिस्से में इतना ख्याति का अमाउंट आया, तो एंकर हिस्से में इतना अमाउंट ख्याति है, जितना भी आया हो वो लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसके बाद तीसरा कंडीशन क्या था? हाँ, संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। एक बात और देखो, प्रैक्टिकली सोचो, यही इसी को रख लेते हैं। 2 पार्टनर है ए और बी, वैसे ए बी को हम लेते नहीं जल्दी, फिर भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। देखो ए बी और सी आ रहा है हमारे यहाँ, 2 पार्टनर थे पहले से। अब सी को बोला गया कि अगर तुम हमारे यहाँ आते हो तो तुमको कम से कम 50,000 रुपये का पूंजी लगाना है। सी राजी हो गया, ठीक है हम 50,000 रुपये तुमको देंगे। लेकिन ये बताओ अगर ये 50,000 रुपये देगा तो क्या एक बार ये नहीं जानना चाहेगा कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुम्हारे बिजनेस में 50,000 के लायक बिजनेस है कि नहीं है? संपत्ति का मतलब आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वही जो हमारे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं। आपके घर में अगर तुम एक अच्छे लड़के हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अगर तुम अपने मम्मी पापा के अच्छे लड़के हो तो तुम उनके संपत्ति हो। अगर वही समझ लो एकदम गवारों वाली, हाँ
दिन में परेशान करना, चटियावत रहा, फुनियावत रहा, तो इससे तुम लोग दायित्व हो, कर्ज हो पापा मम्मी के, संपत्ति नहीं हो सकते। ठीक है, संपत्ति के लिए भाई उसका यूज़ जो हम चीज़ों करते हैं वो हमारी संपत्ति होता है। अगर ज़मीन है, भूमि, वो संपत्ति है क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्डिंग है, एक बार बना दिया चल रहा है, संपत्ति हुई। तो अब कोई बिजनेस में पार्टनर आएगा तो ये जानना चाहेगा ना कि हाँ भाई संपत्ति तुम्हारी कितनी है, कितने के दायित्व हो, तुम कर्जदार कितने को, तो कहेगा हाँ यार ये भी बात सही है। तो क्या करेंगे, इसको कुछ करना नहीं है। तुम अपना बैलेंस शीट बनाए होगे, आर्थिक चिट्ठा, जिसमें तुमने दिखाया होगा कि हाँ हमारे पास ये संपत्ति इतने हैं, इतने के हम कर्जदार हैं। तो ये कहेगा पता है क्या, लोल समझ रहा है क्या, मजाक चल रहा है। ये तुमने बैलेंस शीट में जो अपना बनाया हुआ है आर्थिक चिट्ठा, वो 31 मार्च का बनाया हुआ है, 31 में हमारे 2020, यही होता है ना। आर्थिक चिट्ठा किसी एक अंतिम तिथि को बनाया जाता है, वर्ष के अंतिम तिथि को, तो और उस तिथि को ये बताया जाता है कि हमारे पास इतने की संपत्ति बिजनेस में और इतने के हम कर्जदार हैं। अब नया वाला पार्टनर आएगा तो केवल चिट्ठा को देख करके ये मान जाएगा, ये ऐसा कहेगा भाई ना। मान लो कि अगर उस डेट को आया फिर भी कहेगा मुझे अभी का डेट बताओ कि अभी तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। ये 31 मार्च 2020 है और ये मान लेते हैं आ रहा है 1 अगस्त। 1 अगस्त का बड़ा खास डेट है, किसी को याद है, बर्थडे। तो मान लो 1 अगस्त को आ रहा है। अब अगर 1 अगस्त को आएगा तो ये कहेगा ना कि भाई तुमने जो संपत्ति दिखाया हुआ कि तुम्हारे पास अगर एक, मान लेते हैं कि उनके बिजनेस में, इन दोनों के बिजनेस में एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग, मान लो तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का अमाउंट तुमने 31 मार्च 2020 को दिखाया था 50,000 रुपये का ही रख लेते हैं कि हाँ मेरे पास 50,000 रुपये की एक बिल्डिंग है। लेकिन पार्टनर जब आएगा 1 अगस्त को तो ये कहेगा ना कि भाई तुम्हारा ये बिल्डिंग तो 31 मार्च को था, आज के डेट पर बताओ कितना है। तो आज के डेट पर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, फिर से पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। जितना हम लोगों ने पहले किया हुआ था उसको दोबारा से मूल्यांकन करना पड़ेगा। आई बात समझे। तो ये एक केस हो गया। उसके बाद संचय एवं लाभ हानि का वितरण। देखो संचय क्या होता है, संचय इज जस्ट लाइक ए गुल्लक। गुल्लक में तुम क्या करते हो, पैसे को बचा करके रखते हो। बिल्कुल वैसे ही बिजनेस में भी एक तरह से गुल्लक खोला जाता है और उस गुल्लक में ये दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये हमारा गुल्लक है, और अगर हमें कोई किसी बाई द वे कोई काम पड़ गया अर्जेंट वाला और हमारे बिजनेस में पैसा नहीं है तो हम अपने संचय में से पैसा निकाल के खर्चा कर देंगे। रिजर्व एक तरह से होता है, रिजर्व, ठीक है। तो अब अगर संचय बना हो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, एक बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में मैंने दिखा दिया कि हाँ हमारे पास इतने का संचय है, जो भी 10,000 का मान लेते हैं, तो संचय बनाने का काम कौन किया होगा, जो पार्टनर से पहले रहे होंगे वही तो किए होंगे ना। ये तो अभी आ रहा है नया वाला पार्टनर। तो अगर इन लोगों ने पहले से बनाया हुआ है और संचय को डब्बा बना दिया हुआ है तो संचय को बांटेंगे पहले ये दोनों, तो क्योंकि ये तो सिर्फ इन्हीं का हिस्सा था ना, संचय इन्हीं ने बनाया हुआ था। तो पहले उनको बांटा जाता है, यानी जो भी चीज़ें होता है उसको पहले वितरण यानी कि बांटा जाएगा। इनका जो भी लाभ हानि होगा या फिर कोई अलग से कोई लाभ बिना बांटा हुआ है तो उसको बांटा जाएगा, या फिर कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक इन लोगों ने कभी बांटा नहीं था। इन दो पार्टनर ने नए वाले को आने से पहले इन लोगों ने अभी तक कुछ बांटा नहीं था। अगर नहीं बांटा हुआ होगा तो क्या करेंगे, पहले उसको बांट के ख़त्म कर देंगे। फिर बाद में आता है पूंजी का समायोजन। ये सभी पॉइंट्स है केवल, आपको मैं एक ओवरराइड दे रहा हूँ, सिर्फ बताओ ओवरव्यू दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हाँ इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है। इस पूरे चैप्टर में इतने पॉइंट पढ़ने के बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट एक एक करके बस इतने ही नहीं है, ये अपने आप में भी एक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा भी लंबा होने वाला, मतलब 5 वीडियो बनेगा इसमें, और कोशिश की जाएगी कि 5 वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए। अगर वीडियो बड़ा होगा तो थोड़ा उसको और भी हम लोग अलग अलग करेंगे फिर, क्योंकि मुझे लगता है इसका वाला वीडियो और इसका वाला वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, तो हो सकता है कि 2-3 पार्ट आए, उसको सारा डिटेल में देखिएगा, ठीक है। तो पूंजी का समायोजन मतलब समायोजन, एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना। कभी कभी होता है क्या है कि जो पुराने वाले पार्टनर है ना, ये सोचते हैं क्या कि भाई सील जब आ रहा है हमारे बिजनेस तो 50,000 पूंजी लेकर के आ रहा है, हम क्या करेंगे कि अब इसी के हिसाब से हम लोग अपना पूंजी रखेंगे। अगर एक का रहा होगा 80,000 रुपया, एक का रहा होगा 40,000 रुपया, अगर इसके हिसाब से हमारे बराबर रखने के लिए चाहते हैं तो एक वाला 30,000 निकाल लेगा, एक वाला 10,000 लाएगा अलग से। ये बात समझा रही है। तो बस ये टोटली चैप्टर मुझको ये पढ़ना है, मैं इसका कंटिन्यू करूँगा ये वाला।
नया लाभ अनुपात और त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं, क्या होता है, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने, देखो हमें कुछ नहीं चाहिए यार, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्लीज़ 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 अगर आप नए हो इस चैनल पर तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे यार। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। अगर कोई और भी तुमको प्रॉब्लम हो तो वो भी बता सकते हो बिल्कुल। इसके साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना बस। थैंक यू।